हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत की पुस्तक है, इसमें जो है हम कक्षा 8 हिंदी विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अर्थात पार्ट 1 से लेकर पार्ट 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि आप इसका पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो में हिंदी विषय का पूरा सॉल्यूशन जो है आपको बताया जाएगा। यहाँ पर जो है पार्ट दिए गए हैं, पार्ट का नाम दिया गया है और प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं। तो पार्ट 1 से लेकर जो कि आपके यहाँ पर कुल 23 पार्ट हैं, यहाँ पर सभी 23 के 23 पार्टों के यहाँ पर आपको उत्तर सहित प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट 1 है बर्दे। यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है और आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। इस प्रकार से उत्तर होगा कि कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी पुस्तक में अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो उत्तर होगा कि विद्या की देवी जो है सरस्वती जी को कहा गया है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, नव से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर इस प्रकार से होगा कि नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष वेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। इस प्रकार से इसका आप भाव लिखेंगे। तो आप भाव लिखेंगे उत्तर में कि अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो, उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो, और जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता हैं उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जो है जगमग कर दो। तो इस प्रकार से पार्ट 1 के 4 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से पेज नंबर 3 पर दिया गया है, तो इनको आप अपनी पुस्तक में अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 4 पर जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न 5, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छांटकर लिखिए। तो उपमेय कमल होगा, उपमान शिशु होगा, साधारण धर्म कमल और शिशु होगा और वाचक शब्द सुंदर होगा। तो 5वें प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आकाश के आप कोई भी 3 पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। गगन, और गगन प्रेम प्रिय मित्र है। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग होगा। दूसरा है नभ, तो गर्मी में नभ जो है अंगार उगलता है। तीसरा शब्द होगा अंबर, तो अंबर की सीमा जो है अनंत है। इस प्रकार से प्रश्न 6 के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 जो पूछा गया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि हम जो है माँ सरस्वती हमारे देश के लिए सिर्फ एक ही वरदान मांगना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, जिससे वह आगे बढ़कर अपने देश का नाम पूरे संसार में उज्जवल करें। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। यह जो है प्रश्न 7 का उत्तर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है पेज नंबर 5 पर जो है मूल्यांकन 1 दिया गया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8,
बर्दे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि बर्दे कविता में वीणा वादनी माँ सरस्वती जी को कहा गया है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो इस प्रकार से उत्तर होगा कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। इस प्रकार से प्रश्न 9 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 10 है, बर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि बर्दे कविता के रचनाकार श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। पद में कवि माता सरस्वती से स्वतंत्रता का अमृत मंत्र प्रदान करने की प्रार्थना करती हैं। तुम हमें ऐसा वरदान दो एवं मेरे देश भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत, अर्थात आप अमर भी लिख सकते हैं या फिर आप अमृत लिख सकते हैं, अमृत अमर मंत्र भर दो, और साथ ही कवि भारत में एक नया रूप देखना चाह रहा है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है पाठ 2 आत्मविश्वास, पेज नंबर 6 पर दिया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा के कारण ही इंसान जो है खंडित हो जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, खंदक खाइयो सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे द्वंद्व समास। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है इस प्रकार से है कि मनुष्य की जो है आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, मनुष्य के अंदर उगा भय और शंका उसके आत्मविश्वासहीन होने का कारण है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्मविश्वासहीनता, कायरता और उसे अपने बिना तौले ही शक्तिशाली मान लेते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 7 पर जो है प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि बहुत से मनुष्य यह सोच सोच कर कि हमें सफलता नहीं मिलेगी और देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को हाथों से पीछे धकेल देते हैं। यदि हमारा मन निराशा और शंका से भरा है तो हमारा परिणाम भी निराशाजनक ही होगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 6 दिया गया है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि हमें लेखक के मित्र के गुणों से यह सीखना चाहिए कि भय से जो है घबरा के हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। यह चीज़ हमें राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी से सीखनी चाहिए। गांधी जी के जीवन में तमाम परेशानियां होने के बावजूद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 8 पर जो है मूल्यांकन 2 दिया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न 8,
राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, क्योंकि बाली को जो है यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाती थी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है इस प्रकार से कि सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि एक बार अंग्रेज शिक्षक ने सुभाष चंद्र बोस जी से परीक्षा के समय घूमते हुए पंखे को देखकर यह बोला कि क्या इस पंखे की पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं? तो सुभाष चंद्र जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ गिनी जा सकती हैं। इससे अंग्रेज शिक्षक जो है प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न क्रमांक 10 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप लिखेंगे कि जिन लोगों को अपने उद्देश्य प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता वे लोग निराशा में डूबे रहते हैं और हमेशा भी दुख की बातें करते हैं। वे कभी सुख की बात सोचते ही नहीं, जिसके कारण जो है उनके हृदय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 9 पर जो है पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि मैहर को जो है संगीत का तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रख्यात सरोद वादक उत्साह अलाउद्दीन खान का जन्म हुआ था। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे उत्तर में कि लता जी की गायन के प्रति इच्छा शक्ति उनकी सफलता का मूल मंत्र है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 3 है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता है वह समाज जो है प्राणहीन होता है। और सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 4, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि जो है आराधना, साधना और प्रार्थना को जोड़ने पर जो है संगीत संजीवनी बनता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 10 पर जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके हम उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न 5 है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि लता जी ने हर धर्म और राग के गीतों को अपनी सुमधुर वाणी से गाया है, इसलिए लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न 6, देश कब धन्य हो जाता है? तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि जिस देश में कुमार गंधर्व जैसा संगीतज्ञ पैदा हो जाता है वह देश जो है धन्य हो जाता है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है। गीतों को संगीत में डालकर मनुष्य के पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे।
इसके बाद जो है पेज नंबर 11 पर मूल्यांकन 3 दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम से क्यों है? तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी का नाम उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम से या नाम पर रखा गया है। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है, समाज प्राणहीन कब हो जाता है? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, जब कला को जो है समाज में स्थान नहीं मिलता है तो समाज जो है प्राणहीन हो जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के निवासी तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी ने पुरातन काल से जो है आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिमाएं संसार को दी हैं और संगीतकार सूर तानसेन इसमें जो है सर्वोपरि है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पर जो है पाठ 4 दिया गया है अपराजिता। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा? तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती है जिनकी भुजा कटने पर उनका साहस थम गया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो आप लिखेंगे अपराजिता है, जिसका अर्थ होता है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, डॉक्टर चंद्रा की भांति किसी एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दीजिए। तो आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे, अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीज। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4, अपराजिता पाठ की लेखिका ने जो है लड़की को देवांगना क्यों कहा है? इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे, क्योंकि जो विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य और साहस था, इसलिए उन्हें जो है देवांगना कहा गया है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न 5 है, पेज नंबर जो पर 13 पर दिया गया है। प्रश्न 5, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, साहसी जननी जो है डॉक्टर चंद्रा की माता सुब्रमण्यम को कहा गया है, क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 6, चिकित्सा ने जो खोया यह विज्ञान ने पाया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप आंसर में इस प्रकार से लिखेंगे कि डॉक्टर चंद्रा का सपना एक डॉक्टर बनना था, परंतु विकलांगता के कारण वह डॉक्टर नहीं बन पाई, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7, तो यहाँ पर प्रश्न 7 है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी? उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि डॉक्टर चंद्रा की माँ डॉक्टर चंद्रा जैसी ही साहसी महिला थी, जिन्होंने डॉक्टर चंद्रा का साथ उनके जो है बुरे समय से उनको अपने लक्ष्य प्राप्त करने तक दिया। उन्होंने अपने सभी सुखों को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को पूरा किया। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पर जो है मूल्यांकन 4 दिया गया है। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 8, डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं?
इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला, यह गुण उन्हें जो है या मुझे प्रभावित किया। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थीं। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि डॉक्टर चंद्रा ने जो है परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता, साथ ही उन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा स्वर्ण कार्ड भी प्रदान किया गया। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि अपंग होने के बावजूद भी डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से भिन्न थी, क्योंकि उनमें जो है आत्मविश्वास कूट कूट कर यहाँ पर भरा था और वे अपने सभी काम स्वयं ही किया करती थी। इस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पर क्या लिखा है, भरा था। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगले वर्ष जो है कक्षा 9वीं के सभी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा की तैयारी आपको चैनल के माध्यम से अच्छे से करवाई जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ अभी से जुड़ जाइए। इसके बाद जो है पेज नंबर 15 पर पाठ 6 भक्ति के पद, इस अध्याय के इस पाठ के हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। पाठ 6 भक्ति के पद। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे कि अधम का उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 3 दिया गया है, गिरधर नागर किसे कहा गया है। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि गिरधर नागर भगवान कृष्ण को कहा गया है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि रैदास जी की भक्ति जो है दास भाव की है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 16 पर जो है प्रश्न 5 दिया गया है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि इस पद के अनुसार सुख जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 6 है, तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, तुलसीदास जी ने अपने पद में मारीच, जटायु, डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उद्धार का उल्लेख किया है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 17 पर मूल्यांकन 5 दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 8, अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो जो कमल होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द अम्बुज होता है। तो आप उत्तर में कमल लिखेंगे। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पद के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय यह है कि राम नाम एक ऐसा धन है जो खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता है और ना ही ऐसे जो है कोई चोर चोरी कर सकता है, और यह धन जो है दिन के दिन बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद की व्याख्या 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा।
इसके बाद जो है पेज नंबर 18 पर पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट, इस पाठ के हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, राहु नामक राक्षस को जो है, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न 2 है, भट्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे, भट्ट शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है योद्धा होगा, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 3 है, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, चंद्र ग्रहण। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पर प्रश्न 4 है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से उत्तर दिया गया है कि आर्यभट्टीय ग्रंथ का पता महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊदाजी ने सन 1864 में मलयालम लिपि में जो है आर्यभट्ट के जो है ताड़पत्र का पता लगाया, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 19 पर जो है प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? तो आप उत्तर लिखेंगे, आर्यभट्ट का सही परिचय सन 1864 में महाराष्ट्र के विद्वान भाऊदाजी ने दिया, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 6 है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करती है, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 7, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 20 पर जो है मूल्यांकन 6 दिया गया, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 8, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य चंद्र तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं, आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है इस प्रकार से कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी संख्या को 10 गुना करने वाले सुनने का आविष्कार हमारे प्राचीन भारत की ही देन है। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 10। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से है, कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियाँ लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। यह जो है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है पाठ 9 बिरसा मुंडा, जो कि पेज नंबर 21 पर दिया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे? तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ स्वास्थ्य हेतु लाभदायक सलाह दिया करते थे। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, तत् प्लस मय बराबर क्या हो जाएगा, तन्मय होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि बिरसा को चाईबासा के स्कूल में दास्ता का अनुभव हुआ जो उन्हें नहीं पसंद था। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पर प्रश्न 4 है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, क्योंकि बिरसा उपचार करने के साथ साथ मुंडा जनजाति को
अच्छे उपदेश भी दिया करते थे। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 22 पर जो है प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि अंग्रेजों ने मुंडा जाति के कई लोगों को पकड़ लिया और उन पर अत्याचार किया और उन्हें मारने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की। इस प्रकार अंग्रेजों ने जनजाति के संघर्ष को दबाना चाहा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 6 है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था। तो आप उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के द्वारा होने वाले उन पर अत्याचार को रोकने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा मुंडा जनजाति पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 23 पर जो है मूल्यांकन 7 दिया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 8, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन उन पर होने वाले अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध था। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि मुंडा आंदोलन से मुंडा जनजाति के लोगों के बीच दबी भावना राजनीतिक रूप से सामने आई। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10, बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 24 पर पाठ 10, प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं। इस पाठ के हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा के अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 2 है, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। तो उत्तर लिखेंगे हिरन। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 3 है, प्रदूषण से बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 4 है। इस प्रकार से लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है। तो आप उत्तर लिखेंगे, शहीद अमृता देवी ने पेड़ों के संरक्षण हेतु अपना बलिदान दे दिया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमें भी इन्हें संरक्षण हेतु आगे बढ़ना चाहिए। इनके संरक्षण हेतु आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 25 पर प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, शहीद हुए स्वर्गीय हेमाल चंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, शहीद हुए निहाल चंद बिश्नोई एकमात्र ऐसे गैर सैनिक हैं जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 6 है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है, लिखिए। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को कितने रुपए देता है, 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में प्रदान करता है। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से पूछा गया है। प्रश्न 7, पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अपनी पुस्तक में अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 26 पर मूल्यांकन 8 दिया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया। प्रश्न 8, प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं
पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं। इस पाठ से पेड़ों के संरक्षण हेतु प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 9, बिश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के पीछे कौन से नियम हैं? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि वृक्षों की रक्षा करना और सभी जीवों पर दया करना, यही बिश्नोई समाज की आन बान और पहचान के नियम हैं। इसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10, भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग मध्य प्रदेश पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रदान करती है? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 27 पर पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? तो आप उत्तर लिखेंगे, हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को बुरा नहीं लगता है और हमारा सम्मान भी बना रहता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, कौआ और कोयल में किस आधार पर अंतर किया गया है? तो आप उत्तर लिखेंगे, कौआ और कोयल को उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया जाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 3 है, गुण के गाहक सरस नर पंक्ति से क्या आशय है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय गुणों का सम्मान करने वाले व्यक्तियों से है। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 4, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? तो आप उत्तर लिखेंगे, कोयल की प्रशंसा उसकी मीठी वाणी के कारण की जाती है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 28 पर इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 5 है, कुंडली छंद की क्या विशेषताएं हैं? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि दोहा और रोला से मिलकर कुंडली छंद बनता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 6 है, धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन जो है चंचल होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं? तो आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 29 पर जो है मूल्यांकन 9 दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 8, कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह का बताया है? तो आप उत्तर लिखेंगे, कवि ने दौलत का स्वभाव चंचल बताया है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9, गिरधर की कुंडली बीती ताही बिसारी दे के अनुसार होए बीती सो बीती पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे, इस पंक्ति के अनुसार गिरधर कहते हैं कि हमें बीती बातों को भुला देना चाहिए। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10, कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद पेज नंबर 30 पर जो है पाठ 13, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? तो आप उत्तर लिखेंगे, हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 2 पूछा गया है, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया गया है? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 3 है, ना यह समझो कविता में कौन सा रस निहित है? तो इस कविता में जो है वीर रस निहित है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है,
रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों का नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। तो रस की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी कि काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस के यहाँ पर स्थायी भाव के नाम हो जाएंगे। 4 रसों के नाम आपको लिखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 31 पर प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से क्या आशा है। तो आप उत्तर लिखेंगे। इसका आशय यह है कि यह ना समझो कि हिंदुस्तान के वीर क्या हैं, दुर्बल हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे कथन से कवि का क्या आशा है। तो आप उत्तर लिखेंगे। इस कथन का आशय यह है कि भारत के वीर अपना खून दे देंगे परंतु भारत की माटी का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 7, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे। तो आप उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 32 पर मूल्यांकन 10 दिया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 8, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे। आगत शब्द भी शब्द होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं में भी बोले जाते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, यदि हमारे देश को कोई थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए या फिर युद्ध की बात कहे तो हमारे मन में प्रलय की आग उठती है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है, शांति का संदेश लाचार रसोई है, पद का आशय लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पद का आशय आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 33 पर जो है पाठ 14 है, नव संवत्सर। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि नव संवत्सर का अर्थ भारतीय नव वर्ष अर्थात नए साल से है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, वासंतीय नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है। तो आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना है कि वासंतीय नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे, यह पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती पर मनाते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 4, विक्रम संवत की प्रथम तिथि से कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 34 पर जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके हम उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न 5 है, प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि जिस प्रकार नव संवत्सर एक नया संवत होता है उसी प्रकार प्रकृति में बसंत ऋतु के आगमन में हरियाली छा जाती है। इसी तरह बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है, इन्हें क्या कहते हैं। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, इसे पूर्णिमांत कहते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, नव संवत्सर के विषय में अपने विचार 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है।
इसके बाद जो है पेज नंबर 35 पर मूल्यांकन 11 दिया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, नैतिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश अलग अलग लिखिए। तो मूल शब्द क्या होगा? नीति होगा। प्रत्यय क्या होगा? एक होगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 9, नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः कितनी बार और कब से कब तक मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। तो कोई भी आपको 5 प्रश्न बनाना है, निर्माण करना है नव संवत्सर के बारे में और उनके आपको उत्तर भी बताना। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, नव संवत्सर क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे भारतीय नववर्ष। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से होगा, नव संवत्सर का दूसरा नाम क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से होगा कि नव संवत्सर किस महीने से प्रारंभ होता है? तो उत्तर होगा चैत्र माह से। इसके बाद जो प्रश्न होगा चौथा प्रश्न, नव संवत्सर का दूसरा नाम क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे गुड़ी पड़वा। इसके बाद जो 5वां प्रश्न है, नव संवत्सर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे समय की गणना के लिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से 5 प्रश्न निर्माण कर इनके आप उत्तर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 36 पर पाठ 16 पथिक से, इस पाठ के हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि पथिक शब्द से आशय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति से है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 2 है, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद प्रश्न 3 है, सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? तो आप उत्तर लिखेंगे सेना प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा? सैनिक होगा। इस प्रकार से प्रश्न 3 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 4, पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या चाहता है? तो आप उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि पथिक से कविता में कवि जो है पथिक से कहता है कि वे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं से ना डरें और अपने लक्ष्य और हमेशा अग्रसर रहें। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 37 पर जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 5 है, कविता के आधार पर माँ भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि भारत माता मृतकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए मस्तकों की कमी ना पड़ जाए। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि पथिक कविता से कवि हमें यह प्रेरणा देना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो उसे सांसारिक समस्या का साहस विवेकपूर्ण सामना करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से कि जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? उन बाधाओं के सामने पथिक को क्या करना चाहिए? लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 38 पर मूल्यांकन 12 दिया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 8, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? तो आप उत्तर लिखेंगे कि विफलता मिलने पर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे विषम और प्रतिकूल स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10,
यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखे। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 39 पर पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, महाराज तो अंधे हो गए हैं कहने का आशय यह है कि महाराज अपने राज दरबार में इतने व्यस्त हैं कि वह अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं देते। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराज के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया। तो आप उत्तर लिखेंगे कि चौथा भाई महाराज के प्रस्ताव पर इसलिए सहमत हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब वह जल्दी जो है धनवान हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो उत्तर होगा यह वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 जो पूछा गया है, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा। तो आप उत्तर लिखेंगे कि वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए लिखा कि वह अपनी सारी संपत्ति के 3 हिस्से करेगा, जबकि उसके 4 बेटे थे और 1 रूपवती कन्या थी। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 40 पर यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 5, वसीयतनामे का रहस्य पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए या द्वारा गए निर्णय से आप सहमत हैं, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि पाठ में महाराजा के द्वारा लिए गए निर्णय से मैं सहमत हूँ क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 6 है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है कि इस पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से चौथा भाई जो है लालची था क्योंकि वह धन के लिए अपने तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है कि वसीयतनामे का रहस्य कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 41 पर मूल्यांकन 13 दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 8, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में बताए गए भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा थी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है कि पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग ले जाकर उन्हें तलवार देकर 3 भाइयों को मारने का लालच दिया। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10, वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पाठ 21 सालिम अली जो कि पेज नंबर 42 पर दिया गया। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, नर या पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जाता है। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि नर या पक्षी को वर्षा ऋतु में उनके जो है गले पर लगे पीले निशान से पहचाना जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 2 है, वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो क्या कहते हैं, वेतनिक कहते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 3 है, सालिम अली द्वारा फिन या पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि जो सालिम अली ने
100 वर्ष से विलुप्त पक्षी को कुमाऊं की पहाड़ियों से खोज निकाला था। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 4, सालिम अली के चाचा ने उनको मिलॉर्ड से क्यों मिलवाया है? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि सालिम अली के चाचा ने उनको जो है मिलॉर्ड से परिचित करवाने हेतु मिलाया था। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 43 पर प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है। पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में उनका नाम, आकृति, रंग, रूप, भोजन, उनकी आदतें और प्रजनन का समय जानना जरूरी है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, आपको कोई पक्षी सबसे अच्छा क्यों लगता है? उस पक्षी की 3-4 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। जो भी आपको अच्छा पक्षी लगता है उसके बारे में आप 3-4 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मोर लिखा है कि मुझे मोर अच्छा लगता है क्योंकि वह जो है बहुत सुंदर दिखता है, उसके पंखे या पंख मुझे अच्छे लगते हैं, मोर की आवाज़ मुझे प्रिय लगती है। इस प्रकार से आप कोई भी पक्षी के बारे में आप 3 वाक्य लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद है, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। के बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सालिम अली किस लिए पूरे संसार में विख्यात हैं? उनके योगदान के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 44 पर मूल्यांकन 14 दिया गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि सालिम अली द्वारा लिखी पुस्तक में पक्षियों का रोचक और सुंदर वर्णन था और प्रत्येक जाति का सुंदर चित्र भी था, जिससे किसी अजनबी को उसे देखकर पक्षी को पहचानना आसान हो जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी? तो आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि वह पक्षी जो है नरवाया पक्षी था, जिसे केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से पूछा गया है कि आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो आपके आसपास जो भी एक पक्षी है उस एक पक्षी के बारे में आपको 8 से 10 वाक्य लिखना है। जैसे हमने चिड़िया के बारे में लिखा है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है पाठ 22 गीता का मर्म, जो कि पेज नंबर 45 पर दिया गया है। इस पाठ के हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है गीता का मर्म, पाठ के अनुसार पंडित गौवर्ण ने जो है राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि पंडित ने कहा कि मैं एक पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 2 है, विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि राज्य न देने और कुटिलता के कारण जो है आनंदपाल का व्यवहार बदल गया। इसके बाद प्रश्न 3 है, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 4, राजा आनंद दयाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि राजा आनंद दयाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए जानबूझकर जो है मर्म न समझने की बात कही। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 46 पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 5 है, महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि गौवर्ण यदि गीता का मर्म समझाते या जानते भी तो वे इस प्रपंच में ना पड़ती, और यदि राजा आनंदपाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर करते। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है।
इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से पूछा गया है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म या वास्तविक ज्ञान क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 47 पर मूल्यांकन 15 दिया गया, अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया। प्रश्न 8, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद दयाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। राजा समझ गया कि इस पद का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, ना कि भोग विलास। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया, प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि इस पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 48 पर पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है। तो आप उत्तर लिखेंगे उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति, सेवा भाव और दानशीलता। इसके बाद प्रश्न 2 है, विधि वेदता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण कीजिए और लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि विधि वेदता डॉक्टर हरि सिंह का कार्य उल्लेखनीय है। इसके बाद प्रश्न 3 है, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था। तो उत्तर लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के कारण। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया। प्रश्न 4, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना भारत देश का सुनहरा निर्माण करने के उद्देश्य से की थी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 49 पर प्रश्न 5 दिया गया है, डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या अंतर पड़ता। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद प्रश्न 6 है, महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विद्या के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया। तो आप उत्तर लिखेंगे इस पाठ में डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा किए गए अविस्मरणीय कार्यों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की हैं। इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 50 पर मूल्यांकन 16 दिया गया है। इसके हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया। प्रश्न 8, अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10, डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से हिंदी विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय अंग्रेजी और संस्कृत विज्ञान सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।